अब एनिमल न्यूट्रिशन का यूनिट 6 है, आज ही कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में इसको। और यूनिट 7 और 8 जो आपका बचेगा तो देखते हैं उसको, अगर हुआ तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो 2 लेक्चर में आपका मान के चलिए पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये टॉपिक रहने वाले हैं यूनिट 6 में, एडवांसेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये ऐसे टॉपिक आए थे इनको तो आप छोड़ ही दिया करो, मतलब ठीक है, हाँ चलो बात कर ली, ठीक। अब काम की बात क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, किस किस फेज में होती है, प्रेगनेंसी में क्या होगी, ब्रीडिंग बुल्स में क्या होगी, ग्रोइंग काउस में क्या होगी, लैक्टेशन एनिमल में क्या होगी, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे। बैलेंस्ड राशन क्या होता है वो देखेंगे, कि बैलेंस राशन इतना पढ़ रहे हैं तो किस चीज को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। फीडिंग ऑफ काव्स, चलो ये भी मैंने थोड़ा सा आपको बिल्कुल शॉर्ट में करके ट्राई किया है कि बिल्कुल सारा कंटेंट भी उसमें आ जाए और बस यहां तक आपको इतना सा याद करना पड़े और सब कुछ उसमें आ जाए, सारे डिटेल मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से पूरी। प्रेग्नेंट के लिए, वर्क एनिमल के लिए, ब्रीडिंग बुल के लिए स्ट्रेटेजीज फॉर फीडिंग मिल्क एनिमल्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन साइकिल। जो मिल्क एनिमल्स होते हैं उनमें ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन साइकिल हम कैसे कैसे फीड देंगे, जैसे कि आपको सबको पता है, जैसे ही पोस्ट काविंग एनिमल को रिक्वायरमेंट फीड की, कंसंट्रेट्स की, एनर्जी की ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस करने लगता है एनिमल। उसके बाद जो मिड लैक्टेशन होता है उसमें उसका पीक लेवल से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ग्राफ भी दिया है बहुत अच्छा, उसमें आपको 2-3 चीजें बताएंगे कि बॉडी वेट के साथ क्या चल रहा है एनिमल की, मिल्क कैसे वो हो रहा है और ड्राई मैटर जो वो कंज्यूम कर रहा है वो किस तरह से चल रहा है। तो आपको मजा आ जाएगा वो ग्राफ देख के, आपका मूड ठीक हो जाएगा कि हाँ सिंपल ही है, इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। लास्ट, इफेक्ट ऑफ फीडिंग ऑन मिल्क कंपोजिशन। जो आप लोग फीड एनिमल को देते हैं उसका क्या असर पड़ता है मिल्क के कंपोजिशन पे, उसकी क्वालिटी पे मैं बोल दूं या क्वांटिटी पे मैं बोल दूं। क्वांटिटी, और जब मिल्क की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मिल्क यील्ड। तो आपका आप फीड क्या दे रहे हैं, सारी चीजों पे उसका आपका फर्क पड़ेगा मिल्क कंपोजिशन के ऊपर। मिल्क कंपोजिशन विल डिपेंड ऑन द फीड दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द एनिमल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं आराम से, यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बैलेंस्ड राशन आखिरकार क्या होता है? राशन का मतलब कोई भी फीड हम एनिमल को दे रहे हैं और ये मेक श्योर करने के लिए दे रहे हैं कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। सारे रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है, क्या उसको हेलीकॉप्टर पे दूसरे देश में जाना है? नहीं, सारी रिक्वायरमेंट का मतलब हमारी ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट। क्या जो जो एनिमल को चाहिए उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट में उसको दे, उसकी ओवर फीडिंग ना करें या उसकी अंडर फीडिंग ना करें, क्योंकि ये इकोनॉमिकली हमारे लिए फायदा नहीं रहेगा। तो इकोनॉमिकली अपने फायदे के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस राशन बनाते हैं जिससे ओवर फीडिंग ना हो और ना ही उससे अंडर फीडिंग हो। न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स। पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, तो यही सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। क्या? एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे के सारे क्या देने हमें, करेक्ट रेशियो में हमें देने हैं, ताकि एनिमल जो है अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे काम कर सके और जो उसकी हेल्थ है वो बनी रहे। ठीक है जी। अब डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? कोई भी बैलेंस राशन है तो उसकी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कि क्या होना चाहिए एक बैलेंस राशन में? सबसे पहला पॉइंट, एडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन हो, मिनरल हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कुछ भी हो, सब में एडिक्वेट होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फाइबर ही है या सिर्फ प्रोटीन ही है, विटामिन मिनरल भी उसके अंदर प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है जी। प्रॉपर न्यूट्रिएंट बैलेंस में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है जो कैल्शियम टू फास्फोरस का रेशियो है ना, मिनरल्स का, वो रेशियो भी इसमें प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ा था हॉर्स के अंदर फास्फोरस ही देते जा रहे हो ये सोच के कि एनर्जी चाहिए और कैल्शियम नहीं दिया उनको, तो क्या कौन सी डिसीज हुई थी उससे? बिग हेड डिसीज हुई थी। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो भी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट का बैलेंस बनाना भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो एडिक्वेट न्यूट्रिएंट होने चाहिए सारे के सारे। दूसरी बात, उनका बैलेंस, आपस में बैलेंस भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया कैल्शियम और फास्फोरस वाला, और एनर्जी और प्रोटीन का रेशियो भी मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ह्यूमन में एक्शन जो हो रहा है या ह्यूमन मैकेनिज्म जो है वो जो चल रहा है, तो कैल्शियम जी जी सर, पर ये विजिबल नहीं हो रहा है सर, ये स्लाइड में ब्लड दिख रहा है सर। ब्लड दिख रहा है आपको? यस सर, कुछ मतलब वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहा है। अभी ठीक है? नहीं सर, अभी भी नहीं सही है। कोई बात नहीं, आप स्लाइड को छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग में वैसे क्लियर आ ही जाएंगे, हम आपस में बातें करते हैं। ठीक है, बस मेरे को थोड़ा सा ये पीछे, इसलिए ये मत सोचिएगा मैं यहां से देख के पढ़ रहा हूं, मेरे को मेक श्योर करना होता है कि कोई पॉइंट रह ना जाए, इसलिए मैं पीछे देखता हूं। ठीक है,
आपको Yes, sir. होपफुली समझ में तो आ ही रहा है, और ये स्लाइड में शेयर Yes, कर sir. चुका हूं शायद, उसमें मिल जाएगा सब कुछ आपको लेक्चर के साथ ही, आप साथ के साथ देख सकते हैं Okay, उसको, sir. ठीक है, डोंट वरी। ठीक ठीक ठीक। और इसका जो प्रॉब्लम है ब्लर वाला, मैं अभी इनको करवाते हैं, ठीक, मैं बोलता हूं, हालांकि मैंने शिकायत की थी तो पहले आए भी थे वो टेक्निकल टीम और वो सब लेकर के, उन्होंने बोला था अभी Yes, नहीं sir. होगा प्रॉब्लम, फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैं फिर से बोल सर रहा हूँ। वो मैडम की क्लास में भी सर अक्सर प्रॉब्लम आते थे, अनुपमा मैडम में, अच्छा अच्छा, उनमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जी सर। नहीं एक बार फिर से बोलेंगे, थैंक यू आपने रिमाइंड करा दिया, एक बार फिर से बोलेंगे उनको। वो सभी लेक्चर में आता है या फिर पर्टिकुलर अभी आ रहा है? नहीं, जैसे कल वाले में तो सही था सर, अच्छा अच्छा अच्छा, कल सही था सर, कभी कभी मैडम में और आज आप में हो रहा है सर। एक सेकंड रुकिएगा मैम, मे बी एक सेकंड रुकिएगा बस। आप कर सकते हैं अभी। चलिए थोड़ा सा आज मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मेरी वीओ की क्लास है, नहीं तो फिर से लेट हो जाएंगे, तो हमारे एकेडमी वाले सीधा लाइव लेक्चर के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है, तो लेक्चर तक इसका मेक श्योर करते हैं। हाँ जी, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस राशन में सबसे पहला एडिक्वेट होने चाहिए, सभी के सभी की क्वांटिटी सही होनी चाहिए, और दूसरा इनकी क्वांटिटी सही है, इसकी भी क्वांटिटी सही है, और इन दोनों का आपस का बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, जैसे जैसे कि कैल्शियम और फोस्फोरस का। पैलेटेबल और एपेटाइजिंग होना चाहिए, यानी कि पैलेटेबल भी हो, एनिमल खाए भी, उसको अच्छा भी लगे, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है उसके अंदर उसका मन ही नहीं कर रहा है खाने का। एपेटाइजिंग होना चाहिए, यानी कि उसको भूख लगे खा करके, ठीक है जी, बोलते हैं ना जो ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में जाके, एपेटाइजर लाओ और भूख बढ़ेगी फिर खाएंगे अच्छे से, तो कुछ ऐसा। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल तो होना ही चाहिए, क्योंकि बैलेंस राशन का काम ही क्या है, क्यों बना रहे हैं हम, क्यों लगा रहे हैं इतना दिमाग, ताकि हेल्थ और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तो रहे, बट जो ओवर फीडिंग हल्की सी होती है उससे कोई बीमार नहीं होगा एनिमल, अंडर फीडिंग से भी बीमार नहीं होगा, बट अंडर फीडिंग से हालांकि प्रॉब्लम हो सकती है, लंबे टाइम में हो सकती है, लेकिन वो एकदम से कुछ नहीं होता है, वो गलत जोन में चला गया, मैं उसको कहीं पे समझाने की ट्राई कर रहा था कोई परफेक्ट पॉइंट, बट वो थोड़ा सा दूसरी चीज होगी। मेन बात यह है कि बैलेंस राशन हम बनाते इसलिए हैं ताकि इकोनॉमिकली हमें फायदा हो, अंडर वाली बात छोड़ दो, ओवर फीडिंग ना हो, ओवर फीडिंग होगी तो पैसे ज्यादा लग रहे हैं और एनिमल भी बीमार होगा तो डबल नुकसान हो जाएगा, एक तो पैसे ज्यादा दे रहे हैं ऊपर से वो एनिमल बीमार हो रहा है, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, ये डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है बैलेंस राशन की, ये मत भूलना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमेशा ये याद रखना हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं बैलेंस राशन की, ठीक है जी। सबसे पहला क्या था, एडिक्वेट होने चाहिए, आपस में उनका बैलेंस सही होना चाहिए, तीसरा पैलेटेबल होना चाहिए, एपेटाइजिंग होना चाहिए, और चौथा इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है, हम सब्जेक्ट ही क्यों पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे यूपीएससी से अगर इकोनॉमिकल नहीं हुआ तो, क्योंकि हम ह्यूमंस अपने फायदे के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और चलो मैं बार बार यहां पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, सॉरी, मैं आगे ही करता हूं। डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस होते हैं ना एनिमल के अंदर, वो ऐसा राशन होना चाहिए बैलेंस राशन कि वो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस ना हो। ऐसा होता है ना कि खाना किसी ने, आपने काजू बादाम या शहद ले लिया, अरे बड़े अच्छे न्यूट्रिएंट्स है बट वो पेट ही खराब हो गया, तो जो भी आपका बैलेंस राशन है, अच्छा राशन है, वो मेक श्योर कर कीजिए कि उससे कोई डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस ना हो, अगर अच्छा भी होगा तो वो सारा बाहर निकल जाएगा, डाइजेस्टिबल हो नहीं पाएगा, उल्टा एनिमल बीमार हो जाएगा। तो मिनिमाइज डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस करे जो राशन, दैट इज बैलेंस राशन का फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक। फीड वेस्टेज जो है कम से कम हो, जैसे कि एक आपको पता होगा उसको क्या बोलते हैं, जिसको फीड लोट में वो एनिमल को डालते हैं ना फीड, खोर बोल देते हैं उसको, लोकल उसमें क्या बोल देते हैं, मैंजर बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो खोर बोल देते हैं उसको देसी लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे अगर ऐसे दिया हुआ है एनिमल्स को, तो वो खाते खाते आपने देखा हो तो वो इधर उधर डाल देते हैं, खोर से बाहर भी निकल, जो मैंजर होती है, मैंजर से भी बाहर निकल निकल के बहुत ज्यादा फीड का वेस्टेज हो जाता है। अगर उसकी प्रोसेसिंग करके हम उसको पैलेट फॉर्म पे दे दें कुछ स्पीसीज में, कुछ पर्टिकुलर फीड्स को, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, ठीक है जी। कंसिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने अपने से ही ले लो, एनिमल की भी क्या मतलब सेम बात हो जाएगी, मिल्क की थैली आप लेने जा रहे हो शॉप पे, आज उसमें 7% है, उसी थैली में कल 12% फैट है, फिर 2%, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक कंसिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो इससे पेट भी खराब हो जाता है, सेहत भी खराब हो जाती है। इवन हम हरियाणा से राजस्थान जाते हैं, वहां का पानी पीते हैं, तो उससे भी कई बार पेट खराब हो जाता है। तो जो भी आप फीड दे रहे हैं, जिस भी कंपनी का दे रहे हैं, तो उसमें वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वही कंपोजिशन होना चाहिए, और कंसिस्टेंटली वही दें उसको, उस कंपोजिशन वाला, ठीक है जी। ये एक बैलेंस राशन की फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है।
और फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। क्यों? अगर लगा लीजिए कोई पर्टिकुलर राशन है जिसमें 14% प्रोटीन है और 70% टीडीएन है, तो अगर वो पर्टिकुलर फीड वहां पे नहीं है तो उसकी जगह हम कोई दूसरा फीड ला सकें। ऐसा ना हो कि अगर वो नहीं है तो अमेरिका जा रहे हैं लेने के लिए, वो हमें 100 रुपए की जगह पे 1000 का पड़ रहा है, तो ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे हम। तो बैलेंस राशन में जब हम बात करते हैं तो क्या इकोनॉमिकल तो होना ही चाहिए, और इकोनॉमिकल होने के लिए अगर किसी पर्टिकुलर वेदर में वो नहीं है तो उसकी जगह दूसरा फीड ला करके दे देंगे जिसमें वो चीज है। तो ऐसा राशन हमें यूज करना चाहिए जिसको हम बार बार इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रोटीन वो नहीं है तो उसकी जगह दूसरा दे दिया, कंसंट्रेट वो नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा दे दिया। इस तरह से होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। द राशन शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबल इनफ, चलो मतलब क्या इंग्लिश पढ़ के दिखानी, बात वही है जो मैंने आपको बताई एग्जैक्ट। हाँ जी, फीडिंग हाई यील्डिंग काउ, जो हाई यील्डिंग काउज होती हैं उनकी फीडिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये 5 फेजेस में इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप। इतना मतलब कुछ है नहीं, जनरल सी बातें हैं, आप सबको पता ही है क्योंकि एलपीएम पढ़ के आए हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। फेज फीडिंग में क्या स्ट्रेटेजी होती है, मल्टीपल डाइट्स देते हैं ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक मल्टीपल दिए जा रहे हैं चेंज कर करके। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि जैसे ही काविंग होती है, मिल्क आपका उस जो है एनिमल मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो स्टार्टिंग में क्या चाहिए होता है, एनर्जी और प्रोटीन दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज कंसंट्रेशन उनका देना होता है, इंक्रीज अमाउंट क्वांटिटी उनकी देनी होती है, किनकी, प्रोटीन की और एनर्जी की स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, फैट चाहिए मिल्क में, एनर्जी चाहिए मिल्क में। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, विटामिन मिनरल भी चाहिए होते हैं उसको। तो ये सारी चीजें हम देंगे उसको, और ज्यादा देंगे। क्यों ज्यादा देंगे? क्योंकि उससे पहले तो कुछ कर ही नहीं रहा था, एकदम से मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो मैक्सिमम फीड देंगे उसमें। ऐसे ऐसे जाएगा अगर आप यूं ड्राई मैटर का, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अब इसको सिंपल सी बात हमने फेज फीडिंग में ये बोल दी, जो मैंने अभी कहानी सुनाई कि हाँ ये ज्यादा दे देंगे चीजें, ठीक है जी। मल्टीपल टाइम्स में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या देंगे, मल्टीपल टाइम्स देंगे। क्यों देंगे? आगे ग्राफ आएगा। ये सारी चीजों में अलग अलग प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग एनर्जी का होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ड्राई पीरियड तक और कम हो जाता है। इसलिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मल्टीपल डाइट्स दे रहे हैं। इस चीज को मल्टीपल डाइट से कंफ्यूज मत होना। फीडिंग फेजेस, फेज 1 में क्या बोल रहे हैं, वी विल फोकस ऑन पीक मिल्क प्रोडक्शन। फेज 1 जो रहेगा वहां पे पीक मिल्क प्रोडक्शन होगा, और पीक मिल्क प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है इट विल ग्रेजुअली, पोस्ट काविंग जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। फेज 2 की अगर बात करें, इसको मिड लैक्टेशन बोल देते हैं फेज 2 को, उसको अर्ली लैक्टेशन बोल रहे थे, याद रखना ये बात। फेज 1 को अर्ली लैक्टेशन, चलो अभी याद करा देता हूं। फेज 2 को मिड लैक्टेशन, फेज 3 को लेट। तो अर्ली हुआ, मिड हुआ और लेट हुआ, ये तो बच्चों वाली बात है, कोई भी इससे कुछ है नहीं बताने वाला। फेज 4 जो होता है वो ड्राई पीरियड होता है, ठीक है। अब मिल्क प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, और उसके बाद 5th भी कोई आएगा तो क्या हो सकता है, वो ड्राई पीरियड के बाद भी कोई पीरियड होता है क्या? यस। कौन सा पीरियड होता है वो बताओ? ट्रांजिशन पीरियड जिसको बोलते हैं, ट्रांजिशन फेज में बदल जाता है एनिमल। जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था, ये एनिमल है, ये प्रेग्नेंट है, अब इसको काविंग करनी है 2 दिन बाद या 10 दिन बाद। तो अभी जिस फेज में है ना, जिस दिन काविंग हो जाएगी उस दिन बिल्कुल ट्रांजिशन कर जाएगा, एक फेज से दूसरे फेज में चला जाएगा। कैसे? कोई बच्चा नहीं है, चलो ठीक है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं, बच्चा नहीं है तो। दूसरा, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है ना, पहले जैसे ही काविंग होती है वैसे ही मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, तो बिल्कुल एकदम से दिन रात का डिफरेंस आ जाता है इसकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट में। इसका जो फेज चल रहा है, जो फिजियोलॉजी चल रही है बॉडी के अंदर, एकदम से ट्रांजिशन होता है। तो उस ट्रांजिशन में जो रिक्वायरमेंट इसको जितनी है एनिमल को, उतनी करनी चाहिए। अगर ज्यादा डाइट देते जा रहे हैं उसका भी नुकसान है। तो एक होता है ना कि सर ये मिल्क फीवर है ना, बड़ा कॉमन सा है, इसमें कैल्शियम की वजह से है ना एनिमल बैठ जाता है और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, तो हम तो बहुत ज्यादा कैल्शियम पहले ही दे देंगे। अरे भाई, अगर आप लोग कैल्शियम बहुत ज्यादा पहले ही दे देंगे तो जरूर होगी वो, क्योंकि 70-80% जो रहता है कैल्शियम वो अपनी बोन से रिजोर्प्शन करता है एनिमल। पीटीएच मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो किसी को, पीटीएच से क्या होता है, पीटीएच कैल्शियम को रिजॉर्ब करता है बॉडी में, बोन से करता है रिजॉर्ब, ठीक है। और इंटेस्टाइन में अगर है तो वहां से भी रिजॉर्ब जल्दी करवाता है बहुत। तो बॉडी क्या है, इसका ध्यान रखना अच्छा कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए कि अगर आप कैल्शियम की बोतल डाल देना काविंग होने से पहले तो बर्बाद हो जाएगा एनिमल। कैसे? क्योंकि ब्लड में कैल्शियम काफी ज्यादा हो जाएगा,
तो ब्लड में कैल्शियम काफी ज्यादा हो जाएगा तो पीटीएच हार्मोन काम करेगा क्या? उसको तो दिखेगा कि ब्लड में बहुत है कैल्शियम, वो तो काम करेगा ही नहीं। और वो काम नहीं करेगा ना, तो जब काविंग का टाइम आएगा तो वो कैल्शियम जो लेवल है, वो कैल्शियम लेवल कुछ भी नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर पाता एनिमल। उसको नेचुरल बॉडी से जो बोन से रिजोर्प्शन चाहिए होता है ना, बोन से रिजोर्ब करके कैल्शियम को उठाता है, और वो 70% कैल्शियम यूज होता है उसकी काविंग के टाइम पे। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि इतना कैल्शियम ना दे दें कि उसका पीटीएच हार्मोन ही काम करना बंद कर दे, और काविंग जो चीज करने के लिए कैल्शियम दे रहे थे उसको आप लोग बर्बाद कर दें। सर एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे हम लोग तो फील्ड में प्रैक्टिस भी करते हैं कभी कभी, तो एक सर प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का कि जस्ट बिफोर काविंग, मतलब 12 आवर्स बिफोर, जो कैलप जेल मार्केट में आता है पिलाने वाला कंसंट्रेटेड आयनिक कैल्शियम प्रिपरेशन, और जस्ट आफ्टर बर्थ, तो हम लोग दो देते हैं सर, जस्ट बिफोर 12 घंटे पहले और जस्ट, तो उसमें कोई दिक्कत हो जाता है? दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक होते ना, मैं बता रहा था कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, बोलते हैं कि सर हम, मैं पहले ये बोल रहा था ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, जेन्युइन है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं बोलना चाह रहा था वहां पे कि कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा कैल्शियम की कमी है क्या, कैल्शियम ही देंगे लगातार 10 दिन तक देंगे। तो जो ज्यादा कैल्शियम दे देते हैं ना उसको, तो उसकी वजह से पीटीएच हार्मोन काम नहीं करता है। जितना आप दे रहे हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड है, वो उतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, उतना तो मिनिमम ब्लड में होना चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर चाहिए तो बॉडी थोड़ा बहुत उसको ऑब्जॉर्व कर सके। बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक उसको कैल्शियम ना दिया जाए, दो चीजें, बहुत ज्यादा या लंबे समय तक लगातार 10 दिन 15 दिन 20 दिन कैल्शियम उसको ना दिया जाए। आप वो करते हैं, वो एक टाइम देते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन करता है, वो परफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है जी, हाँ जी। तो फेज 1 जो है 0 से 10 वीक तक होता है, यानी कि जैसे ही बच्चा हुआ है उसके 1.5 महीने तक ये फेज 1 रहेगा, जिसमें पीक मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है। तो जो कंसेंट्रेट है उनको हम ग्रेजुअली क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है एकदम से, क्योंकि मिल्क में एनर्जी होती है, फैट होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है साहब। फेज 2 जो है, जिसको हम बोलते हैं मिड लैक्टेशन, उसमें क्या बोल रहा है, इसमें ड्राई मैटर इंटेक जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे मिल्क प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब किसान को, फार्मर को या डॉक्टर को हमें तो नहीं पता है कि ये भैंस जो है 10 किलो तक मैक्सिमम जाएगी या 12 तक, जब तक दूध देती जा रही है हम तो लालच में ड्राई मैटर इंटेक बढ़ाते चले जाएंगे। जिस दिन ड्राई ये आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ, उस दिन हम सोचेंगे यार ज्यादा बढ़ा दिया तो फीड इंटेक। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हम ड्राई मैटर इतना दे रहे थे, ये कुछ ऐसे है, मिल्क प्रोडक्शन जा रहा है 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 जा रहा है, फिर हमें आया कि यार ये तो बहुत ज्यादा चला गया, तो हम ड्राई मैटर और ऊपर ले जाते हैं इससे। फिर जब ये नीचे आना स्टार्ट, यहाँ पे भी चल रहा है, तो हम सोचेंगे नहीं नहीं हम तो ज्यादा देंगे, तो इसलिए इसका ग्राफ ड्राई मैटर इनटेक का ज्यादा चला जाता है कि हम ज्यादा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन जब नीचे आना स्टार्ट होता है ना, हमें लगता है कि नहीं यार अब तो डिक्लाइन हो रहा है, अब इसको कम कर देते हैं। उसके बाद ये ड्राई मैटर इनटेक वाला नीचे आता है ग्राफ। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे ग्राफ है, समझ में आ जाएगी बात जो बोलना चाह रहा हूं। ठीक है जी। अब फेज 3 में देख लो, हाँ इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, जो इट विल अचीव मैक्सिमम ड्राई मैटर इनटेक टू मिनिमाइज एनईबी। एनईबी क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस ये है, अगर एनिमल को आपने प्रॉपर डाइट नहीं दी ट्रांजिशन फेज में, जैसे मिल्क प्रोड्यूस कर रही है फेज 1 में, तो उसमें उस एनिमल का, और इस फेज 2 में आपने अगर उसको प्रॉपर डाइट नहीं दी है तो 90 टू 135 किलोग्राम वेट कम हो जाता है एनिमल का। कितनी बड़ी बात है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं दी तो 90 टू 135 किलोग्राम वेट उठ जाएगा एनिमल का। तो इसलिए ये डाइट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसको। ठीक है जी। फेज 3 में क्या बोलना चाह रहे हैं, 20 टू 30 वीक्स की अगर मैं बात, ये 10 टू 20 वीक का मतलब क्या हुआ, 2.5 महीने से 5 महीने तक का बता रहा हूं मैं ये। अब ये 5 महीने से 6 महीने के बीच का चल रहा है, 20 टू 30 वीक्स बोल दिया तो 6 नहीं, सॉरी, ऑलमोस्ट 7.5 मंथ। ठीक है। इसमें बोलेंगे जब 5 से 7.5 महीने की बात कर रहे हैं, 5 टू 7.5 मंथ, इस दौरान क्या होगा, फेज 3 जो कि लेट लैक्टेशन होता है, यानी कि मिल्क तो अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है बट रिड्यूस हो चुका है, तो हम कॉस्ट भी फीड की कम कर देंगे और हम ट्राई करेंगे जो फीड इनटेक है उसको मैच करने की, किससे, प्रोडक्शन लेवल से। जितना प्रोडक्शन लेवल है उतना ही दें, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ना दें उसको। ठीक है जी। फिर ड्राई पीरियड आ जाता है, तो इसमें सिंपली रेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लैक्टेशन। ऑप्टिमल ड्राई पीरियड इज 45 टू 60 डेज। 45 टू 60 डेज अगर एनिमल ड्राई पीरियड में है तो आपका टेंशन लेने की बात नहीं है, वो ओके है, गुड कंडीशन में है। 45 टू 60 डे मतलब 2 महीने के आसपास ड्राई पीरियड में एनिमल रहता है यूजुअली, मतलब वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, फिजियोलॉजी का प्रोसेस है उसका। ठीक है, मतलब ओके। अगर वो 3-4 महीने है तो उसमें गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक है जी। और इतना तो अच्छा कौन ही मिलेगा कि 30 या 20 डेज के अंदर स्टार्ट हो जाए फिर से। अगर हो जाएगा तो आगे जाके उसमें
वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम पे उसको ड्राई होना चाहिए तो उस टाइम पे मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है तो सारी एनर्जी उधर निकल जाएगी, वो इमेसिएट हो जाएगा। तो 45 to 60 इज गुड, ना तो उससे कम बहुत ज्यादा और ना उससे ज्यादा। ठीक है जी। और इसमें क्या मेक श्योर करना है हमें, एनिमल को रेस्ट कराना है एंड वी विल प्रिपेयर द एनिमल फॉर द नेक्स्ट लैक्टेशन। प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको फुल पहनाएंगे, वो बताता हूं अभी कैसे प्रिपेयर करते हैं। फेज 5 जो है वो ट्रांजिशन फेज होता है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांजिशन फेज जैसे कि डॉक्टर केपी ने बताया 21 डेज का ये ट्रांजिशन फेज होता है, जिसमें प्री एंड पोस्टपार्टम का पीरियड आ जाता है। जैसे कि अगर 21 डेज की बात करूं तो 10 दिन पहले और 10 दिन बाद में, प्री पार्टम 10 दिन पहले और पोस्टपार्टम 10 दिन तक, तो मतलब वो लगभग 20 दिन का पीरियड हो जाता है। 21 बोल दो 20 बोल दो, एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है जी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मैनेज करेंगे डाइटरी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को टू प्रिवेंट द हाइपोकैल्सीमिया। क्या चीज देते हैं यूजुअली, जो सबसे कॉमन होती है, माइफेक्स दे देते हैं। क्या क्या होता है माइफेक्स में, बताना चाहेगा कोई? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, और क्या होता है उसके अलावा? मैग्नीशियम भी होता है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ जी, ये डायग्राम देख लो। अब देखो, डायग्राम समझने से पहले जो मैंने अभी तक बताया, फेज 1 2 3, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन और लेट लैक्टेशन, बच्चों वाली बात है। लैक्टेशन के बाद क्या होगा, ड्राई पीरियड आएगा, ये भी बच्चों वाली बात है। और ड्राई पीरियड के बाद क्या होगा, ड्राई पीरियड के बाद क्या होगा, ट्रांजिशन फेज आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन फेज आएगा, ये एनिमल उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाएगा, या फिर प्रेग्नेंट से जब उसमें आता है वो भी ट्रांजिशन फेज होता है। आप समझ पा रहे हो ना ट्रांजिशन का मतलब, क्यों ट्रांजिशन हो रहा है उसमें, एकदम से इतना बदलाव क्यों हो रहा है। अगर एनिमल अपनी बॉडी के साथ है, एकदम से प्रेग्नेंट हो जाता है एनिमल, तो पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा। और जब प्रेग्नेंट है, काविंग हो जाती है, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, तो वो भी एकदम से ट्रांजिशन फेज होता है। वहां पे ध्यान रखना होता है उन चीजों का। ठीक है, अब ये डायग्राम को देखो, उनको भूल जाओ जो पढ़ाया मैंने, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। कोई ये दिमाग मत लगा लेना गलती से, फेज 1 2 3, ओह सर ये तो 4 ही हो रहा है, आपने 5 बताए थे। हालांकि वो ट्रांजिशन फेज वाली बात आ जाएगी, बट आप इसको अलग से ही समझेंगे तो आपको इजीली एकदम से दिमाग में आएगा। हालांकि मैं इसको रिलेट करूंगा पूरा, ऐसी बात नहीं है, बट जबरदस्ती रिलेट करने की ट्राई मत करना। ये समझाने से पहले ये देखो, ये वाली लाइन जो है, ये मिल्क प्रोडक्शन की लाइन है, जो बिना डॉट वाली है। ठीक है, इसको मैं रेड से बना दूं, ये ब्लू से बनाते हैं, मिल्क वाला फील आएगा थोड़ा। ठीक है, ये मिल्क प्रोडक्शन वाली लाइन हुई हमारी। क्या बोलना चाह रहा है, जो अर्ली लैक्टेशन थी उसमें मिल्क पीक पे नहीं था। क्या पीक पे है क्या अर्ली लैक्टेशन में मिल्क? नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ है, बढ़ते 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 यहां पे चला गया वो। यहां पे मतलब कौन से सेक्शन में, कौन से, मिड लैक्टेशन में आ चुका है। अब मिड लैक्टेशन में ये आ चुका है, तो यहां पे पीक था कि नहीं था मिल्क का मिड लैक्टेशन में? लेकिन हमारे बेचारे किसान को नहीं पता था, वो तो खुश हो रहा था, मेरा 10 kg देना स्टार्ट किया एनिमल ने और 20 kg तक चला गया। उसको थोड़ी पता था कि एक हफ्ते बाद कम होगा, वो तो बढ़ाता ही जा रहा था ड्राई मैटर, खाओ 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 बेटा खाओ। उसके बाद 20 से जब ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है मिड लैक्टेशन में, 18 पे आता है, 16 पे आता है, 14 पे आता है, तो उसको लगता है कि यार ड्राई मैटर अभी कम कर देता हूं, अभी तो इतना है ही नहीं, तो वो उसको ड्राई मैटर इनटेक को भी कम करना स्टार्ट कर देता है, यूं करके यूं। उसके बाद मिल्क गिरता जा रहा है, ड्राई मैटर इनटेक भी धीरे धीरे मिल्क के अकॉर्डिंगली, हमने बोला था ना बैलेंस करना है दोनों को, जो उसको राशन दे रहे हैं उसको भी, तो ये उसको भी ऐसे ऐसे इसके साथ ड्राई मैटर का। चलो मैं ड्राई मैटर रेड से बना देता हूं। ठीक है, अब बोलोगे नहीं सर मजा नहीं आया, लो अब समझ में आया ड्राई मैटर वाला। ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है ये ड्राई मैटर की है। मिल्क जा रहा था, अर्ली लैक्टेशन, मिड और लेट लैक्टेशन है। अर्ली लैक्टेशन में मिल्क गया 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 पीक पे गया, मिड लैक्टेशन में पीक पे है। अब यहां पे किसान को नहीं पता था कि ये नीचे जाएगा, थोड़ा ना हमें पता होता है कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद नीचे चला जाएगा, वो तो इम्पॉसिबल है। डॉक्टर साइंटिस्ट क्या मतलब कोई नहीं बता सकता इस बात को, तो हम तो वैसे देते हैं कि हाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हम ड्राई मैटर बढ़ा रहे हैं। अब 1-2 दिन कम भी हो जाएगा तो भी हम सोचेंगे चलो ठीक है बढ़ा ही देते हैं उसको, तो मतलब एडलिबिटिंग फीडिंग करवाते हैं उसकी। तो उससे यूजुअली क्या होता है, ये समझ में आ रहा है ना, पीक लैक्टेशन था लेकिन हमने ड्राई मैटर दिया, हमें लगा और जाएगा ऊपर, बट जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ मिल्क, यहां तक भी वेट किया कि यार चलो नीचे जा रहा है तो क्या पता ऊपर चला जाए, नहीं, लेकिन यहां तक आया तो हमें लगा तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो नीचे ही जाएगा। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। और नेचुरली एनिमल का ऐसा होता है, उसकी बॉडी की डिमांड भी ऐसी होती है। ये मत सोचना कि हम सोच रहे हैं तो इसलिए इनटेक कर रहा है, क्या नहीं, उसकी नेचुरली बॉडी की डिमांड भी ऐसी ही होती है। तो ये आपका ड्राई मैटर इनटेक है, ये नीचे आता गया। क्यों आ रहा है नीचे? क्योंकि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है, और मिल्क ही कम हो रहा है तो उसी के लिए तो इतना ज्यादा ड्राई मैटर इनटेक हुआ था ना। मैक्सिमम ड्राई मैटर इनटेक कहां पे होता है? मिड लैक्टेशन में होता है। मैक्सिमम पीक कहां पे दिखता है? मिड लैक्टेशन के अंदर दिखता है। अब ये डॉटेड लाइन जो ये वाली लाइन है, ये मैं ग्रीन से बनाता हूं। क्यों?
क्योंकि ये है एनिमल का बॉडी वेट। अब ये देखो एनिमल के बॉडी वेट का हाल देखो आप, यहां पे था प्रेग्नेंट था, जब जैसे ही ट्रांजिशन हुआ, जैसे ही काविंग होती है तो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और मिल्क प्रोड्यूस करने में इतना एनर्जी लगता है, इतना एनर्जी लगता है कि भैया आप कंसंट्रेट भी खिला रहे हो उसको, ड्राई मैटर इनटेक भी बढ़ा रहे हो ना, तो भी उसके बॉडी के रिजर्व टूट टूट करके मिल्क में जाने लगते हैं। तो ये देखो वेट कितना कम हो गया ड्राई, ये देखो वेट कितना कम हो रहा है। अब बोलोगे सर ये यहां पे क्यों नहीं कम हो रहा, यहां पे भी मिल्क तो था ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं था। ये ड्राई मैटर देखो कितना खिला रहे हैं इसको, इसकी वजह से नहीं हो रहा, पीक पे चल रहा है ड्राई मैटर, इसलिए इसका वेट यहां पे कांस्टेंट हो गया, अब और नहीं टूट रहा है। अगर यहां पे ड्राई मैटर पीक पे नहीं होता, आप नहीं देते, तो टूट करके बिल्कुल नीचे चला जाता। मैंने क्या बताया, 90 टू 135 किलोग्राम वेट जो है वो कम हो जाता है एनिमल के अंदर। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात आपको। उसके बाद जो ये हमने क्या बोला था लास्ट में, जो लेट लैक्टेशन होती है और ड्राई पीरियड होता है, इसमें क्या करते हैं, ड्राई पीरियड में क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजिशन फेज के लिए उसको मेंटेन करते हैं, उसको रेडी करते हैं। अब इसका बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा होगा तो ही तो प्रेग्नेंट रह करके वो काम चला सकता है, अपना ट्रांजिशन फेज में आ सकता है। और उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट होकर के काविंग करेगा तो उसी वेट को क्या करेगा, लूज करेगा। कहां पे, फिर से यही वाला ग्राफ चालू कर दो आगे, ये लगा लो, ये वाली डॉटेड वाली लाइन थी, ये यहां पे आ रही थी, यहां तक इसने गेन किया, जैसे मिल्क प्रोड्यूस होगा इसको लूज करना है। तो बेसिकली ये वाला हमने ड्राई पीरियड के बाद ही इसका ये जो था बॉडी वेट गेन यहां पे ऐसे हो गया था। तो जितनी चीजें मेरे को बतानी चाहिए थी उससे 10 चीजें मैंने ज्यादा बता दी हैं, बट मेरे को लगता है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। लेकिन आप एक बार खुद से अपने फोन में देखोगे पीपीटी को तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ इजी है। ठीक है, बट जितना हो सकता है तो उससे ज्यादा करिए, उससे ज्यादा डिस्कस का कोई मतलब नहीं है। फीडिंग, ब्रीडिंग बुल को कैसे फीड करना है, लेग्यूमिनस ग्रीन फोडर अगर आपको मिल रहा है तो वो खिला दीजिए। वाओ, टिक भी ग्रीन ही आया है। तो लेग्यूमिनस जो ग्रीन फोडर है वो आप बुल को खिलाइए। आप बोलेंगे सर बड़ी जनरल सी बात बोल रहे हो, लेग्यूमिनस वो सबको खिलाते हैं, चलो कोई बात नहीं। बर्सिम लूसीन एग्जांपल याद होगे लेग्यूमिनस फोडर के, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए, 15 से 25%, टीडीएन 50 टू 60%। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो लेग्यूमिनस फोडर नहीं है और हमारे पास भी बुल है और उसको ब्रीडिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो बताओ अगर आपके पास नॉन लेग्यूमिनस फोडर है तो आप उसके साथ कंसंट्रेट दे सकते हैं। कंसंट्रेट में क्या होता है, प्रोटीन, नॉन लेग्यूमिनस फोडर है तो ये तो बात ऑब्वियस है, आपका जो प्रोटीन कंटेंट होगा फीड में थोड़ा सा कम है, बट आप कंसंट्रेट ज्यादा दे करके जो एनर्जी कंटेंट है उसको बढ़ा रहे हैं। तो जो टीडीएन इसका होगा वो 70 टू 80% होगा। टीडीएन क्या होता है, इतनी आपने बेकार बेकार डेफिनेशन लिखी है टीडीएन में, मतलब पेपर देख करके मूड खराब हो गया मेरा। टीडीएन बता करके इतना बताओ, इतना एक्सप्लेन किया उस चीज को। टीडीएन सिंपल सा हर न्यूट्रेंट का एनर्जी, यहाँ पे टीडीएन की बात हो रहा है 70 टू 80%, यहाँ पे टीडीएन कितना था 50 टू 60%। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, फीडिंग ऑफ ब्रीडिंग बुल्स में लेग्यूमिनस फोडर है, कंटेंट है 15 से 25% प्रोटीन, 50 से 60 एनर्जी है। अब बोल रहे कि साहब हमारे पास लेग्यूमिनस नहीं है, यानी कि 14 से 18% वाला है, 15 से 25 वाला नहीं है हमारे पास, तो आप कंसंट्रेट ज्यादा दे सकते हैं। अब कंसंट्रेट ज्यादा दे रहे हैं तो कंसंट्रेट क्या होता है, किस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कंसंट्रेट में, एनर्जी का ज्यादा होता है। तो एनर्जी यहाँ पे 50 टू 60 थी तो यहाँ पे 70 टू 80। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल बात थी, ध्यान रखने की बात थी बस, और कुछ चीज ऐसी खास बात नहीं। डाइट बैलेंस होना चाहिए, मिनरल विटामिन दे दो, ओवर फीडिंग कम करवाओ थोड़ी, और दूसरा ये टेबल सारा का सारा रट के खा जाना, ठीक है। अब बोलोगे सर सारा का सारा पढ़ना है क्या, जो आसान लग रहा है वो कर लो, ये कर लो। 500 इसमें बॉडी वेट है, 500 केजी वाला जो ब्रीडिंग बुल है, इसमें डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितना है 450 ग्राम, ठीक है। 500 केजी वाले ब्रीडिंग बुल के लिए पढ़ रहे हैं। टीडीएन कितना चाहिए 4.5, क्या ग्राम नहीं, ये लिखा हुआ है ना सामने किलोग्राम। कैल्शियम कितना चाहिए 20 ग्राम, और फास्फोरस कितना चाहिए 15। ये हाँ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी है यहाँ पे, बट ठीक है चलो 2:1 का रेशियो होता है, 2.5 भी हो जाता है, कई बार थोड़ा कम भी हो जाता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली उसको उस फेज में वो चीज चाहिए तो उस पर्टिकुलर मिनरल को ज्यादा कंज्यूम भी कर लेता है, तो वो वाला बैलेंस अपने आप सेट हो जाता है। तो ये दिमाग मत लगाना कि सर एग्जैक्ट 2:1 क्यों नहीं है वो, ठीक है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता दुनिया में। ये टेबल याद कर लेना फीडिंग ऑफ ब्रीडिंग बुल में, और ये जो बताई है प्रोटीन कंटेंट, एनर्जी कंटेंट, और यहाँ पे ये अलग लिखना है। तो इसको अलग क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा सा ये बोल के कि सर लेग्यूमिनस है तो ये वाला यूज कर लेंगे। अगर नॉन लेग्यूमिनस फोडर दे रहे हैं जिसमें 15 टू 25% नहीं है, सिर्फ आपका 14 टू 18% प्रोटीन है, वहां पे हम कंसंट्रेट यूज कर सकते हैं, जिसमें एनर्जी कंटेंट यहाँ पे 50-60 था तो कंसंट्रेट की वजह से 70 टू 80% हो गया, ठीक है जी। ये वाला हो गया आपका न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपोजिशन ऑफ मिल्क इन डेयरी काउ। अब मिल्क में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट,
प्रोटीन, विटामिन, यही तो होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं फीड में उस पर वो डिपेंड करेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मिल्क में वाटर तो होना ही चाहिए। अगर एनिमल डिहाइड्रेटेड है तो कैसे काम चलेगा, वो तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। तो सीधी सी बात क्या है, ओवरऑल डाइट के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। उसमें से भी अगर स्पेसिफिक बात करोगे तो एनर्जी इंटेक कितना ले रहा है, एसेंशियल है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन इंटेक कितना है एनिमल का, चलो मैं बोर्ड पे नहीं देखता हूं, ब्लर हो रहा था, आपको बार बार इरिटेशन होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग लेक्चर में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा वो। प्रोटीन इंटेक कितना है, जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें प्रोटीन भी होता है। तो प्रोटीन अगर डाइट में नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। फाइबर कंटेंट कितना है डाइट का, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, हाई फाइबर डाइट जो होती है, इसमें ये नहीं बोलना चाह रहा अच्छा हो जाएगा। अगर हाई फाइबर डाइट रहेगी तो फैट ज्यादा होगा मिल्क में कि कम होगा, डॉक्टर के भी प्लीज बताएं। अगर फाइबर ज्यादा दे रहे हैं एनिमल को तो फैट जो है मिल्क में कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा सर। अगर फाइबर ज्यादा दे रहे हैं तो, यस सर। अगर कम दे रहे हैं तो कम होगा। ऐसा क्यों सर जो बीएफए है, जो फैट बनाने वाला जो एसिटेट से होता है ना सर, वो ज्यादा बनेगा सर, उससे फाइबर कंटेंट ज्यादा खाएगा पशु को। लेकिन फाइबर कंटेंट में तो हमने बात करी थी, जो फाइबर होता है वो तो डाइजेस्टिबल ही नहीं होता है। अगर फाइबर फीड का कंटेंट, अगर फाइबर बहुत ज्यादा डाल दिया जो डाइजेस्टिबल ही नहीं है तो एनर्जी मिलेगी ही नहीं, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो फैट कहां से बनेगा फिर। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। बेसिकली अगर हाई फाइबर डाइट हमने दे दी, इट मे लीड टू लोअर मिल्क फैट कंटेंट। क्यों, क्योंकि जो फाइबर था डाइट के अंदर वो फाइबर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि जो फाइबर होता है वो लिग्निन होता है, वो आपका सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, जिसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड नहीं तोड़े जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना। अगर सिंपली आपका रेडली सोल्यूबल स्टार्च है, जैसे कि हम एनएफपी पढ़ते थे नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट में, रेडली सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, अगर उनको हम देंगे फाइबर की जगह पे, जैसे कि कंसंट्रेट को देंगे, तो वहां पे एनर्जी ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी फाइबर के कंपैरिजन में। कंसंट्रेट में एनर्जी ज्यादा मिलेगी सर, है ना। तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो फैट भी ज्यादा बनेगा, और कहां बनेगा, वो मिल्क में बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर फाइबर कंटेंट ज्यादा है फीड में, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी वाला पार्ट फाइबर ही ले गया। मतलब फाइबर तो फाइबर है, वो तो डाइजेस्ट होता ही नहीं, बस किसके लिए होता है, लेकिन देते क्यों फिर एनिमल को, अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि उसमें बल्कीनेस के लिए होता है। उसको जो फील होता है ना, पेट खाली है, पेट खाली है, बस वो पेट को भरने के लिए होता है, फीलिंग ऑफ बेली के लिए होता है वो, ठीक है। और बाकी के जो कंटेंट है उनको अच्छे से वो डाइजेस्ट करा देता है फाइबर, ये काम होता है। बट अगर बहुत ज्यादा फाइबर अगर डाइट में रहेगा तो क्या होगा, उससे एनर्जी जो है वो बहुत कम रहेगी, और एनर्जी कम रहेगी तो फैट कम बनेगा मिल्क में। और फाइबर कम है, कंसंट्रेट ज्यादा डाल दिया है, यानी कि एनर्जी ज्यादा डाल दी है, तो फैट भी ज्यादा बनेगा। तो मिल्क के फैट का किससे डायरेक्टली रोल है, एनर्जी आप एनिमल को कितनी दे रहे हैं। अगर फाइबर कंटेंट दे रहे हैं तो एनर्जी कम है ओवरऑल, और कंसंट्रेट दे रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा है ओवरऑल। तो सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। हो जाता है, लग जाता है धोखा, कोई बात नहीं। मिनरल विटामिन, वही सिंपल सी बातें कर रहे हैं, एडिक्वेट लेवल देंगे मिनरल विटामिन की। वाटर इनटेक तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मिल्क में वाटर तो होता ही है। अगर कैल्शियम वेल्शियम सब न्यूट्रिएंट कंसंट्रेट सब कुछ अच्छा है, वाटर दे ही नहीं रहे हो एनिमल को तो क्या करेगा बेचारा। वाटर नहीं देंगे तो मिल्क भी कम ही बनेगा, वो तो चाहिए ना। स्टेज ऑफ लैक्टेशन, अब स्टेज ऑफ लैक्टेशन कौन सी है, इसमें क्या बोलना चाह रहा था, ये हमने जो पहले स्लाइड्स में पढ़ा था सारा का सारा स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन जो पढ़ी थी वही बोलना चाह रहा है। अलग अलग स्टेज ऑफ लैक्टेशन में जो फूड का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है, उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क जो क्वालिटी है, जो कंपोजिशन है, वो बिल्कुल पुअर क्वालिटी का हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिल्क यील्ड कम हो सकती है उससे। तो उन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी, ये क्या बोलना चाह रहा है, फीडिंग स्ट्रेटेजी बाय लैक्टेशन स्टेज। कौन सी लैक्टेशन में है एनिमल तो कौन सी फीडिंग स्ट्रेटेजी यूज करें। जो हमने पढ़ा है लगभग वैसा ही है, मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं है बिल्कुल ये, बट एक कुछ चीजें बताने चाह रहे हैं साहब, तो देख लेते हैं। फीडिंग स्ट्रेटेजीज बाय लैक्टेशन, उसमें अर्ली, मिड और लेट लैक्टेशन में डाल दिया। ये आपका लगभग 2 महीने तक की बात कर रहे हैं, और ये आपका 2 महीने से लेके करीबन करीबन कितने हो जाएंगे, 7 महीने तक की बात कर रहे हैं, जो कि हमने वहां पे भी करी थी। ये 7 से फिर आपका 8-9 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी है, मतलब 10 महीने हो जाएंगे इसमें। मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ये मत सोचना, अभी जस्ट देख के बता रहा हूँ कि क्या 1-2 महीना ऊपर नीचे हो जाए तो मतलब समझ जाओ, ये लिखा हुआ है सामने। अर्ली लैक्टेशन में हाई एनर्जी हाई प्रोटीन चाहिए। क्यों, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है अर्ली स्टेज में, अर्ली लैक्टेशन में बहुत ज्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिएगी, प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए। कितना चाहिएगा साहब ये बता दो, 16 to 19% ऑफ द डाइट।
क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। उसमें क्या बोलना चाह रहा है, उसमें भी 30 to 35%, 16 to 19% चाहिए प्रोटीन, उसका भी 30 to 35% पार्ट जो है प्रोटीन का वो कैसा होना चाहिए, जो ह्यूमन में डिग्रेड ना हो। ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा तो फिर मिलेगा कैसे एनिमल को, तो वो चीज ध्यान रखनी होती है। मोटी सी बात इसकी सुन लो, उसमें क्या बोलना चाह रहा है मिड लैक्टेशन के अंदर, इसका गोल क्या है, जो जितना भी मिल्क प्रोडक्शन चल रहा है मिड लैक्टेशन में, उस मिल्क प्रोडक्शन में उसको हम प्रॉपरली डाइट दें, जितना भी उसका प्रोडक्शन चल रहा है, जितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको डाइट देते जाएं। मतलब बहुत ही सिंपल और जनरल बात है, अगर मैं ना भी बताऊंगा तो आप लोग लिख सकते हैं। हाँ, इसमें दो चीजें देख लेना, मॉनिटर बॉडी कंडीशन। इसमें अगर बॉडी कंडीशन आपको लग रहा है एनिमल वीक होता जा रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी उसको ज्यादा फीड दे सकते हो, क्योंकि हमें मिल्क तो दे रहा है 10 kg डेली का दे रहा है, बट वो वीक होता जा रहा है एनिमल। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मिल्क तो 10 kg ही दे रहा है। अब एक भाई साहब बैठे हैं कि नहीं 10 kg दे रहा है मेरा पशु, तो मैं क्यों ज्यादा खाना खिलाऊं भाई, मैं क्यों नुकसान करूं। अरे 10 kg कब तक देगा, वो सूख करके बिल्कुल यूं होता जा रहा है, एक दिन बिल्कुल एनिमल भी जाएगा मिल्क भी जाएगा, दोनों जाएंगी। तो सिर्फ मिल्क वो प्रॉपर 10 kg दे रहा है डेली, ये नहीं देखना है, जो बॉडी कंडीशन है उसकी मिड लैक्टेशन में वो भी देखनी है। अगर मिल्क प्रोडक्शन में कुछ भी कमी नहीं है, उतना ही दे रहा है, बट बॉडी उसकी कम होती जा रही है, तो हमें उस चीज का टेक केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल मिक्स्ड राशन क्या है, टीएमआर। टीएमआर में बोलना चाह रहा है जो जितना भी बैलेंस राशन हमने पढ़ा था वही बात है टीएमआर के अंदर, जो टोटल मिक्स्ड राशन है उसको कंसिस्टेंट न्यूट्रिएंट सप्लाई उससे हमें करते रहना चाहिए। जितने भी न्यूट्रिएंट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए उसको कंसिस्टेंटली एनिमल को देते रहना चाहिए। किसमें, मिड लैक्टेशन। मिड लैक्टेशन क्या वो सब में देना होता है, बट ठीक है, ये मॉनिटर बॉडी कंडीशन वाली बात ध्यान रखना है यहाँ पे। लेट लैक्टेशन में ये बोलना चाह रहा है कि लेट लैक्टेशन जब होती है तो आपने ग्राफ देखा था मिल्क का कुछ ऐसा जाता है, यूं करके ऐसे जा रहा था ना, फिर उसके बाद यूं कम हो रहा था यूं, तो लास्ट में लेट लैक्टेशन में, ये तो यहां पे तो ड्राई पीरियड आ गया था, लेट लैक्टेशन में क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मिल्क यील्ड भी काफी कम हो जाती है। बस वही बातें हैं एग्जैक्टली, बस थोड़ा सा ये तरीका, ये मैंने उसको ग्राफ थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया, ये टीएमआर वाली और मॉनिटर बॉडी कंडीशन वाली बात इसमें ऐड कर दी, और 3-4 पॉइंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, सिंपल से पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। इफेक्ट ऑफ फीडिंग ऑन मिल्क कंपोजिशन, वही जो जैसा आप फीड देंगे, जैसा उसमें न्यूट्रिशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो मिल्क है, मिल्क यील्ड कितना है, कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एनिमल, और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, ज्यादा हाई क्वालिटी की डाइट दोगे तो क्या होगा, मिल्क फैट और प्रोटीन लेवल बड़े रहेंगे। अच्छी क्वालिटी की नहीं दोगे तो मिल्क यील्ड भी कम हो जाएगा, प्रोटीन का लेवल भी कम हो जाएगा उसमें, और फैट का लेवल भी कम हो जाएगा, इवन विटामिन भी कम हो जाएंगे। ठीक है जी। फीडिंग ऑफ काव्स देख लो अब जल्दी से। फीडिंग ऑफ काव्स में क्या बोलना चाह रहा है, फीडिंग ऑफ काव्स तो बाद में करेंगे, पहले जो पेट में वो है यूट्रस में, सॉरी मैं पेट बोल रहा हूं, सॉरी, यूट्रस में जो काव है, तो उस काव को वहां से ही उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो दुनिया में आएगा, सांस लेगा पहली खुली हवा में, उसके बाद न्यूट्रिशन चालू हो रहा है। जब हम फीडिंग ऑफ काव्स की बात करते हैं तो जब एनिमल लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है प्रेगनेंसी के, उसी टाइम पे जो हम खाना दे रहे होते हैं उस एनिमल को, तो उस एनिमल के काफ को भी क्या वो न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो वहां से ही उसकी ग्रोथ कम होगी कि ज्यादा होगी, वो लास्ट ट्राइमेस्टर से ही हम काउंट करके रखते हैं। तो यहां पे इसलिए डैम बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे डैम को खाना खिला रहे हैं, तो उसकी यूट्रस में जो बच्चा है उसके पास खाना पहुंच रहा है। वो बोलते हैं ना कि माँ के पेट में अगर बच्चा है तो अगर माँ उस दौरान पे अच्छा खाना नहीं खाती है तो बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो जाता है, या कम दिमाग हो जाता है, या बड़ा हो जाता है, या वो दिक्कतें आ जाती है, और वो पूरे जीवन भर रहती हैं। उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होती है वो तो उसी टाइम पे होती है जब वो यूट्रस में होता है बच्चा, सबसे ज्यादा ग्रोथ। और जो सबसे ज्यादा छोड़ो, सबसे कम मान लिया, लेकिन सबसे सेंसिटिव जो ग्रोथ है, सबसे सेंसिटिव, वो वहां पे ही होती है। और वहां पे किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो मतलब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी जीवन भर कमी नहीं कर सकते। अब मैं मोटा या पतला अभी हो जाऊं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ी एक्सरसाइज करके खाना खा के ठीक हो जाऊंगा फिर से, बट जैसा वो कोई बचपन से ही ऐसा हो जाएगा तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी से ही हम काफ के लिए फीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसको तो डाल नहीं सकते हैं फीड, तो क्या करेंगे, जो डैम है, जो उसकी माता जी है, उनको हम न्यूट्रिएंट बूस्ट करेंगे, जो न्यूट्रिएंट जो दे रहे थे वो बूस्ट अप कर देंगे और ज्यादा देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 15 to 20 kg ऑफ ग्रीन फॉडर डेली देंगे हम उसको, डेली टू इनरिच द कोलेस्ट्रॉल विद विटामिन ए डी ई, क्योंकि हमें पता है जैसे ही वो काविंग होगी तो बच्चे को कोलेस्ट्रॉल पीना होता है। एंड वी विल मेक श्योर कि डैम की बॉडी में विटामिन ए डी ई की कमी ना हो, क्योंकि विटामिन ए डी ई जो होते हैं वो कौन से विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल। और मिल्क में क्या होता है,
फैट। कोलेस्ट्रम में क्या होता है? फैट। कोलेस्ट्रम में तो बहुत ही ज्यादा फैट होता है। तो कोलेस्ट्रम में विटामिन, ये उसको हम ऐसी डाइट दे रहे हैं जिसमें विटामिन ए डी ई से भरपूर हो, किसको? उसकी डैम को, ताकि वो जब कोलेस्ट्रम निकले काविंग होने के बाद उस कोलेस्ट्रम में विटामिन ए डी ई की कुछ भी कमी ना हो। ठीक है, तो क्या देते हैं उसके लिए? 15 से 20 केजी ग्रीन फूड देते रहते हैं। ठीक है जी। अब प्री रूमिनेंट पीरियड देख लीजिए। प्री रूमिनेंट का मतलब क्या हुआ? अब जैसे ही वो बच्चा का बच्चा होता है, उसका तो स्टमक की तरह ही काम करता है, मोनोगैस्ट्रिक की तरह। रूमन जो होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता। उस टाइम पे मैंने बताया भी था कि बच्चे को नहीं दे सकते हैं, 6 महीने के बाद देखेंगे क्या करना है उसका यूरिया। 6 महीने पे थोड़ा सा दे दे के स्टार्ट करेंगे, 21 दिन, 21 डेज तक लेकर के जाएंगे। हमारा डिस्कशन हुआ था, किसी को याद हो तो उसका रूमन तो डेवलप नहीं है। तो रूमन डेवलप नहीं है तो क्या हम उसको ऐसा खाना दे सकते हैं क्या जो बड़े एनिमल्स को दे रहे हैं? बड़े एनिमल्स में तो सारा का सारा ह्यूमन में जाकर के माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है, वहां पे उनका तो बिल्कुल अलग है। अगर वो ऐसा खाना उसको दे दिया बच्चे को, तो वो तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे एनिमल का खाना हम खा रहे हैं। तो हमें कितना डाइजेस्ट हो सकता है, उतना ही बेचारा उसको डाइजेस्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या मेक श्योर करते हैं? धीरे 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 जब तक उसका ह्यूमन डेवलप नहीं हो जाता है, तो हम स्टार्टिंग में उसको कोलेस्ट्रम देंगे। पहले दिन जब वो पैदा होता है तो विद इन कितने घंटे देते हैं कोलेस्ट्रम? सबसे पहली बात 0 to 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रम एनिमल का विद इन आधे घंटे, ये विद इन, अच्छा, ठीक है होने के बाद आधे घंटे में शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये सही बोल रहे हैं आप। फीड विद इन द फर्स्ट 3 डेज। जो फीड होगा, मेरे को लगा 3 डेज क्यों लिखा हुआ है कोलेस्ट्रम, ये तो आप फीड विद इन द फर्स्ट 3 डेज देते हैं। कोलेस्ट्रम क्या देते हैं? हाफ एन आवर के अंदर उसको कोलेस्ट्रम दे देना होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी क्या होती है, एंटीबॉडीज, जो कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप दे भी दोगे तो कोई ऐसा उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी नहीं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी जो मिलती है कोलेस्ट्रम से वो नहीं मिल पाएगी उसको। ठीक है साहब। होल मिल्क की अगर बात करें, हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे इसको। चौथे दिन से 2 महीने तक उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करके जितना मैक्सिमम देना उतने पे ले आएंगे। एडजस्टिंग क्वांटिटी बेस्ड ऑन बॉडी वेट। कितना देंगे उसको? उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देंगे। कितना देते हैं बॉडी वेट का? 1/10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो काफ स्टार्टर देना स्टार्ट करेंगे इसको। काफ स्टार्टर में क्या होता है, कोई बताना चाहे मेरे को? उसका काम क्या होता है, कोई बताना चाहे? काफ को स्टार्ट करने के लिए कहा कोई गाड़ी है क्या? काफ उसको स्टार्ट कर देंगे हम। स्टार्ट क्या करना चाह रहे हैं काफ का? स्टार्ट तो हो चुका है, जिंदा है, वो पैदा है, घूम रहा है बेचारा। तो क्या स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम काफ का? गट सिस्टम, गट नहीं, ह्यूमन। हालांकि वो बात भी सही है आपकी, बट जो प्री रूमिनेंट पीरियड में है ना, हम इसको मैक्सिमम यहां तक आप पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम इसका ह्यूमन डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली गट तो जनरल बात है, वो तो मोनोगैस्ट्रिक हो या रूमिनेंट हो, वो सब में ही होता है। बट यहाँ पे रूमिनेंट की स्पेशल बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं वहां पे कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट बताना चाह रहा था कि हम इसको फोकस कर रहे हैं इसका ह्यूमन डेवलप करने में। ठीक है जी। तो काफ स्टार्टर देंगे इसको धीरे धीरे। हम कब देना स्टार्ट करेंगे? पहला काफ स्टार्टर कब देते हैं? तीसरे वीक पे देते हैं। एंड इट शुड कंटेन 23 to 26% प्रोटीन एंड 75% एडीएन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है जी। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हम इसको काफ स्टार्टर देना स्टार्ट करते हैं, ताकि धीरे धीरे इसका जो ह्यूमन है वो डेवलप हो जाए। और ह्यूमन डेवलप होगा तभी तो उसको सस्ते वाला यूरिया देके उससे प्रोटीन बनाएंगे बाद में। ह्यूमन डेवलप होगा तो माइक्रोबियल उसका फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो वो असली रूमिनेंट बनेगा ना, नहीं तो रूमिनेंट बने नहीं पाएगा बेचारा। उसके बाद हम क्या करते हैं? मिल्क रिप्लेसर दे देते हैं। पहले क्या दे रहे थे? होल मिल्क दे रहे थे, अभी बताया ना, होल मिल्क देना स्टार्ट करते हैं उसको। उसके बाद मिल्क रिप्लेसर देना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है, पाउडर पानी मिला दिया, घोल दिया। उसका 2-3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। मिल्क रिप्लेसर में जब वाटर में आप मिल्क मिलाते हैं तो क्या होता है? उससे उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले भी टेम्परेचर जो है पानी का उतना रखना है जितना एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर होता है। 2 फायदे होते हैं, एक तो मिक्सिंग अच्छी होती है, और दूसरा जब एनिमल लेता है तो उसको जल्दी अब्जॉर्ब होता है वो। तो ये चीज ध्यान रखनी है, और अच्छे से यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लम्प नहीं बनना चाहिए कुछ भी। ठीक है, और सस्ता पड़ रहा है इसलिए यूज कर रहे हैं इसको। फीडिंग शेड्यूल की अगर बात करें, फर्स्ट 2-3 डेज ये कोलेस्ट्रम 1/10 ऑफ बॉडी वेट इन 3 फीड्स। 3 फीड्स का मतलब यहाँ पे है कि 3 बार देते हैं। ऐसा नहीं कि 1/10 बॉडी वेट लिया। अगर 10 किलो का काफ है, 1 किलो या 30 का मान के चलो, 3 किलो निकला, 3 किलो कोलेस्ट्रम एक साथ पिला दिया, मर जाएगा वो। 10 बुरा हाल हो जाएगा उसका। मिकोनियम निकलती है ना वो, तो पता नहीं क्या क्या मतलब नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर 30 kg का काफ है तो 10% कितना बनेगा? 1/10 कितना बनेगा? 3 kg। तो 1 किलो उसको सुबह पिला दो, 1 दोपहर को, 1 शाम को। इस तरीके से 3 फ्रीक्वेंसी में पिलाना है। ठीक है, 3 दिन तक। ठीक है जी। सब फील आ रहा है डॉक्टर वाला। पहली बात 3 दिन के सर एक चीज पूछना है सर यहाँ पे, जैसे ये तो सर कंडीशन है ना कि हमें
एक फॉर्म पे डेवलप करना है काफ को रूमिनेंट जल्दी बनाने के लिए। डॉक्टर की भी जैसे लेक्चर की बात करेंगे, बट क्योंकि मेरा एक्चुअली लेक्चर है अभी बीओ वाला, मैं उसमें लेट हो जाऊंगा थोड़ा, हम ओके सर, बाद में कर लेंगे डिस्कस। ओके ओके सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ इसलिए बोलना पड़ रहा है ऐसे, हम लेकिन बाद में करेंगे अच्छे से। आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन रहे तो हम करेंगे डिस्कस। ओके अब एक बार मेरे को कंप्लीट करवाने दीजिए। देखिए जो फीडिंग स्केड्यूल है उसमें सीधा सीधा ये बात बोल दी है 1/10 होता है बॉडी वेट का, और जो फीड्स रहते हैं ये फ्रीक्वेंसी में देते हैं 3 बार, ऐसा नहीं कि एक ही बारी में हमने दे दिया है। उसके बाद 4 to 7 डेज में होल मिल्क देना स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो कंफ्यूजन होगा बाद में आप लोगों को, इसलिए पहले से बता रहा हूं। पहले हमने कोलोस्ट्रम दिया 1/10 ऑफ बॉडी वेट 3 फ्रीक्वेंसीज में, फिर हमने क्या दिया 4 to 7 डेज तक होल मिल्क दिया 1/10 ऑफ बॉडी वेट इन 3 फ्रीक्वेंसी 3 बार में। फिर 8 to 14 डेज में हमने क्या किया, होल मिल्क दिया फिर से, बट यहां पे एक बारी में ही 1/10 ऑफ बॉडी वेट दे दिया। ऐसा नहीं कि 3 kg अगर 30 kg का तो 3 kg हम 3 बार देंगे, उसमें होल मिल्क ही दे रहे हैं, एक ही बारी में दे रहे हैं। ठीक है जी। 15 से 21 दिन में क्या किया 1/10 ऑफ बॉडी वेट हमने क्या दिया, होल मिल्क दिया, बट इस बार हम अलग क्या था, इसमें हमने पहली बार काफ स्टार्टर को और हे को ऐड कर दिया। फिर 22 से 35 दिन में हमने होल मिल्क को 1/15 ऑफ बॉडी वेट दिया। यहां पे और ज्यादा हमने कम कर दिया, किसको, होल मिल्क को, क्योंकि ये दूध पीता हुआ बच्चा थोड़ी बनाना है रूमिनेंट को, उसको तो हमें मेक श्योर करना है कि ये हे साइलेज और ये सब चीजें खाए, तो मिल्क वाला तो उसको कम ही करना पड़ता है। अब वैसे भी कोई भी हो, ह्यूमन हो एनिमल हो कोई भी हो, तो मिल्क तो धीरे धीरे कम ही करना पड़ता है। तो 1/15 कर दिया हमने 22 to 35 डेज के बीच में, 35 डेज पे बिल्कुल ये कम कर दिया। और उसके बाद अप टू 2 मंथ्स तक हमने होल मिल्क दिया इसको, मतलब 35 से लेके अप टू 2 मंथ्स तक हमने होल मिल्क दिया, 1/20 कर दिया बॉडी वेट का। और 20 यहाँ पे 100 ग्राम काफ स्टार्टर दिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे 250 ग्राम काफ स्टार्टर दिया है। और हे जो थी यहाँ पे एड लिबिटम ही चल रही है दोनों साइड में। ठीक है, एड लिबिटम का मतलब जितना खा सकता है खा लो, बच्चा सामने रखा हुआ है। अप टू 2 मंथ्स में ये बता दिया मैंने, यहाँ पे काफ स्टार्टर 100 ग्राम था, यहाँ पे 250 ग्राम हुआ। फिर 2 to 3 मंथ्स में देखो ये जो डाटा मैंने लिखा है ना, अभी आपको लो सर बड़ा ये तो है ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 10 पेजों में लिखा हुआ है, या तो वो पढ़ लो या एक ही पेज में इतना शॉर्ट करके बता रहा हूं सब कुछ, ये पढ़ लो। ठीक है, वो 10-20 पेज आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है ना, इसको आराम से याद कर लेना। 2 to 3 मंथ्स में क्या ग्रेजुअली रिड्यूसेस मिल्क कर देंगे इसका। काफ स्टार्टर जो है वो स्टार्टिंग में 100 ग्राम दिया, फिर 250 दिया, फिर 500 ग्राम दिया। उसके बाद क्या, ये था प्रेगनेंसी टाइम पे जब उसको दे रहे हैं डैम को, ताकि न्यूट्रिशन किसको मिले, काव को मिले। फिर प्री रूमिनेंट पीरियड में उसका रूमेन डेवलप कर रहे थे, मिल्क को धीरे धीरे कोलोस्ट्रम को मिल्क रिप्लेसर पे लेके आए, मिल्क रिप्लेसर को धीरे धीरे हमने कम कर दिया। फिर उसके साथ हमने काफ स्टार्टर स्टार्ट किया और हे दी। फिर काफ स्टार्टर का 100 ग्राम की जगह 250 दिया, उसके साथ हमने हे को बढ़ा दिया, फिर एड लिबिटम कर दिया, फिर 250 ग्राम से 500 ग्राम दिया, और उसके बाद फिर हे अपना एड लिबिटम ही चल रहा था। फिर उसके बाद हमने मिल्क को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया और काफ स्टार्टर जो था उसको आगे लेके आ गया। मतलब होपफुली कुछ आइडिया 10% तो याद रहेगा इसमें से आप मैंने जो बोला है। फीडिंग फ्रॉम 3 to 6 मंथ और देख लेते हैं, क्योंकि 6 मंथ में मैंने बताया था रूमन लगभग डेवलप हो जाता है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम, ग्रीन फॉरेस्ट दे रहे हैं, स्टार्ट विद 2 किलोग्राम पर डे, इंक्रीजिंग अप टू 5 to 6 किलोग्राम इन 6 मंथ। तो तीसरे महीने में पहली बार 2 किलो से स्टार्ट करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 6 महीने का जब तक वो हो, वो 6 किलो पर डे खाना स्टार्ट कर दे। क्या, ग्रीन फॉरेज। और कंसंट्रेट हम 4th मंथ में इसको 0.7 यानी 0.25 किलो देंगे, 0.75 kg देंगे क्या, कंसंट्रेट 4th मंथ में, और 1 किलोग्राम देंगे 5th मंथ में, और 1.5 किलोग्राम पे आ जाएंगे 6th मंथ में। ठीक है जी। और जो हे है उसको क्या करेंगे, एड लिबिटम ही रहेगा वो, कि जितना आप खा सकते हो खा लो, आपके सामने रखा हुआ है, मतलब फ्री बिल्कुल छोड़ दिया उसको। ठीक है जी। अब आपका यूनिट 6 हुआ कंप्लीट। मैं चाहूंगा आपकी इजाजत, आपका जो भी डाउट है जो भी प्रॉब्लम है हम डाउट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच।